देखिए पाठ का नाम पहले क्या देखिए, लेसन पोएम नंबर कितना है आपका, पोएम नंबर 4। किताब पोएम का नाम क्या है, ऑड टू ऑटम। क्या पढ़ते हैं, ऑड टू ऑटम। कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे बच्चे लोग मिलकर। क्या पढ़े इसको, ऑड टू ऑटम। ऑटम इसको कहते हैं पतझड़ का गीत। क्या कहते हैं हिंदी में, पतझड़ का गीत। इसका हिंदी होता है पतझड़ का। अरे भैया सुन एक मिनट, चलेगा रे, पिटवा करेंगे तुम लोग भाई, उसको छोड़ो ना, उसको जो चीज है उसको छोड़ो ना भैया, कोई मतलब नहीं है। हम बोले किताब है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी ध्यान दीजिए, सब बता रहे हैं जो समझिए। काम करना क्या होगा, मैं धुनक्कर नहीं का सब मिलके वो किताब में लेसन खोज रहे हैं, कोई भी सुनेगा तब पागल कहेगा। कोई नहीं, 4 बार भी हुए उसमें, छोड़ दो उसको, नहीं यार छोड़ो। देखो पोएम का नाम क्या है, पढ़ा रहे शुरू से पढ़ा रहे, दिक्कत क्या है इसमें, थोड़ी बताइए। नहीं है बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों अच्छी बात है। देखिए पोएम का नाम है ऑड टू ऑटम। क्या पढ़ेंगे, ऑड टू ऑटम। इसका मतलब होता है पतझड़ का गीत। देखिए पतझड़ एक मौसम होता है, जैसे जो हमारे इंडिया में होते हैं ना, समर होते हैं, समर ग्रीष्म ऋतु, विंटर यानी शरद ऋतु, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, एंड होता है आपका रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, और एक होता है ऑटम यानी पतझड़। पतझड़ के मौसम में पत्ता झड़ जाता है, परंतु लंदन में जो पतझड़ होता है उसका इंडिया के पतझड़ से अलग होता है। तो ये जो पतझड़ पढ़ने जा रहे हैं आप, ये जो ऑटम पढ़ने जा रहे हैं आप, तो ऑटम, ये ऑटम आप इंडिया का नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लंदन का पढ़ने जा रहे हैं। और इसके जो पोएट है ये जॉन कीट्स साहब है। क्या है, जॉन कीट्स। इसके लेखक कवि जो है ना, पोएट यानी इसके पोएट, ध्यान दीजिएगा, आप खड़ा करा के पूछ सकते हैं। पोएट जो है इसके, ये है क्या, आपको जॉन कीट्स। जॉन कीट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जॉन कीट्स पढ़ते हैं। इसको जॉहन लिखा हुआ अपन पढ़ते हैं, जॉन कीट्स, कीट्स, जॉन कीट्स। ओके, इतना समझ में आ गया। पाठ का नाम क्या है, ऑड टू ऑटम। क्या नाम है, ऑड टू ऑटम। पढ़िए, नहीं तो पढ़ने नहीं आएगा, ऑटोमन पढ़िएगा आप जाके। ओडी पढ़े थे ना, ओडी गाड़ी नहीं है, ओडी का रेंज ओवर में गाड़ी आ रहा है, ओडी नहीं है, यानी ऑटोमन है, ऑड टू ऑटम। ऐसे कवि का नाम क्या हुआ, जॉन कीट्स, मतलब जोहन कीट्स पढ़िएगा, जोहन कीट्स, जॉन कीट्स। क्या पढ़ेंगे, जॉन कीट्स। अब बात सबसे पहला बिंदु तो यही हो गया कि हु इज द कंपोजर या हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम के जो पोएट है वो कौन है, तो जॉन कीट्स है। फिर परीक्षा में ये भी पूछ सकता है विच पोएम रिटन बाय या कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा कौन कविता लिखी गई है, तो ऑड टू ऑटम। दो कविता, दो तो ऑब्जेक्टिव बन गया आपके इससे। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है क्या, कि इसके जो कवि है उनका जन्म कभी हुआ था, तो 1795 ईस्वी से लेकर उनका जन्म हुआ था, 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1795, आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये बहुत पुराने कवि हैं, नए कवि नहीं है। तो हमारे बाबा के समय के कवि है। बाबा के समय बहुत पुराना होगा ना, बहुत पहले के कवि है। 1795 मतलब 1800 समथिंग के करीब। उस समय अपने देश में ब्रिटिश शासन था, उस समय की बात हो रही है, आजकल की बात ये नहीं। क्या बोले, बहुत पहले का समय हुआ ये, ब्रिटिश काल के समय की बात हो रही है। और ये इंडिया का नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, लंदन की पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट। तो आप बात आता है क्या, कि जॉन कीट्स साहब जो है, कीट्स साहब जो है ये क्या है, तो एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट है, कैसे कोई कवि है, तो रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक माने क्या होता है, जो रोमांस के बारे में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, रोमांटिक पोएट। तो रोमांटिक पोएट सबसे पहले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ दिस टाइम, अपने समय के सबसे ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट में से एक थे। सबसे पहला नंबर पॉइंट पढ़ना है इससे, तो पहला बेटी यही बन गया आपका। वाज
born at मूनफील्ड लंदन। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो मूनफील्ड में हुआ था, मूनफील्ड इन लंदन। लंदन में एक जगह है मूनफील्ड, जैसे बिहार में एक जगह है कमरौली जहाँ मेरा जन्म हुआ है, उसी प्रकार से लंदन में एक जगह है मूनफील्ड जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जॉन केट्स का। तो यकीन बन रहा है जन्म कहाँ कब हुआ था? 1795 में। कहाँ हुआ था? लंदन में हो रहा था। वो कैसे कवि थे? तो एक रोमांटिक पोएट थे, ये इसका ऑब्जेक्टिव। अरे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। He studied at Clerk School at Enfield। ये जो पढ़े थे ये क्लर्क स्कूल में पढ़े थे। क्लर्क स्कूल में इनका पढ़ाई हुआ था। वो कहाँ पे था? तो इनफील्ड में था। कहाँ पे था? इनफील्ड में, मतलब जगह का नाम है। जैसे मेरा हम जो पढ़े थे कमरौली स्कूल में पढ़े थे, राजकीय मध्य विद्यालय कमरौली पढ़े थे, उसी तरह से उसका नाम हो गया क्या? क्लर्क स्कूल जो है ना, उसे इनफील्ड में जो है उसी में पढ़ाई किए थे। यार आगे समझना क्या? बंद करिए उसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनना है इससे? क्या करा? डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। इनका इंटरेस्ट की बात करें ध्यान से, इंटरेस्ट की बात करें कि क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, क्रिकेट के एंड बॉक्सिंग के काफी ज्यादा इंटरेस्ट कभी थे। इनको देख लीजिए भर दिन क्रिकेट खेल लेंगे, भर दिन खेलते रहेंगे, बॉक्सिंग करते रहेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कवि थे। इनको क्रिकेट खेलने और बॉक्सिंग करने में बड़ा मजा आता था। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, वो पॉइंट बन गया अगला। ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया कि इन विच गेम ही इज इंटरेस्टेड। तो क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्या? he grew into a voracious reader, especially a Greek mythology। ये पढ़ा करते थे, क्या चीज पढ़ा करते थे? ग्रीक मैथोलॉजी। क्या? ग्रीक मैथोलॉजी को ये पढ़ा करते थे। ग्रीक भाषा के, ग्रीक देश के मैथोलॉजी को पढ़ा करते थे। मैथोलॉजी क्या होता है? मैथोलॉजी का मतलब मैथोलॉजी होता है MYTHOLOGY। माइथोलॉजी का मतलब होता है रहस्यमयी बातें। क्या? रहस्यमयी बातों को ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। ग्रीक मैथोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। कौन? जॉन किट्स। यानी तो जॉन किट्स के बारे में ही पढ़ रहे ना, जॉन किट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि जॉन किट्स जो है ना, ये ग्रीक मैथोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। क्रिकेट और बॉक्सिंग के अलावा वो तो खेलने की बात हो गई, पढ़ने में इसमें क्या? ग्रीक देश है, ग्रीस भारत का मिस्र ग्रीक देश हुआ, एक देश के नाम। अरे भैया ग्रीक मैथोलॉजी मतलब क्या हुआ? ग्रीक भाषा का जो लिखा हुआ रचना किताब। इंडियन मैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ? इंडियन देश है कि इंडियन लोग होते हैं, इंडियन देश होते हैं, इंडियन किताब होती है, कहानी होती है। इसी प्रकार से ग्रीक देश है, ग्रीस देश है, उसका ग्रीक भाषा इसी का मैथोलॉजी। He even started translation of Virgil's Aeneid। His ambition is to become a poet, but hired by first acquaintances with Spenser's tragedy। ठीक है, स्पेंसर साहब का एक किताब था, किताब का नाम क्या था? किताब का नाम लिखने का लिखा हुआ है हैरी क्वीन। ये किताब पढ़ने के बाद इनका डीप इंटरेस्ट हो गया, डीप इंटरेस्ट, इनको डीप इंटरेस्ट हो गया। किसी नाम से डीप इंटरेस्टेड इन बिकम अ पोएट, कि हम एक कवि बनेंगे। क्या बनेंगे? कवि बनेंगे। होता है ना, कभी कभी दिमाग में आ गया मीरा बहुत कर लिए, अब हम उसको देखें, मैं चर्चा कर लेता IAS बना है, हम IAS बनेंगे। एक जीवन में जिज्ञासा होता है ना, टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। तो इनका स्पेंसर साहब का फेरी क्वीन नामक एक किताब पढ़ने के बाद दिमाग में आया कि हम भी एक कवि बनेंगे और लाजवाब कवि बनेंगे। इनके दिमाग में आइडिया किसी। ओके, हिज फर्स्ट पोएम, याद कीजिएगा, हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशंस ऑफ पेशेंस।
जिनका सबसे पहला जो किताब था लाइन्स इन इमिटेशन इन ऑफ स्पेंसर, ये सबसे पहली कविता उनकी फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश, जो पब्लिश किया गया था 1814 ईस्वी में ये पब्लिश हो गया। ओके, हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम, इनका जो पहला वॉल्यूम अगर बना किताब का जो लिखते हैं ना तो वॉल्यूम बनता है, भाग, वॉल्यूम बने होता है भाग, कविता का बहुत सारा किताब का भाग पर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 होता है ना, इसका फर्स्ट वॉल्यूम जो था ना पोएम नाम से होता था, पोएम, याद कर लीजिएगा पोएम्स। तो पैसा ये पूछेगा कि जॉन किट्स साहब का जो पहला वॉल्यूम ऑफ पोएट्री था उसका नाम क्या था? पोएम्स। क्या नाम था उसका? पोएम्स। याद रहेगा? जॉन किट्स साहब का कविता का जो पहला वॉल्यूम था उसका नाम क्या था? पोएम्स। ठीक है, अभी सब बताना जरूरी है ताकि इससे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। इसके अलावा उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, इंडिविजुअल है, ऑन इंडोलेंस है, ऑन ग्रीक अर्न है, टू साइको है, और टू नाइटिंगल है, और मेलंचोली है, और टू ऑटम है, लेनिया है, हाइपर। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वहां आप बताते हैं लेनिया, हाइपेरियन, ये सब इनकी किताबें जो है ना काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। लेनिया इनके वर्क से, लेनिया एंड हाइपरेशन, ये जो क्या है हाइपरेशन, ये सब कैसा किताब है तो बार बार पूछता है लेनिया, हु इज द राइटर ऑफ लेनिया, लेनिया के राइटर कौन है? जॉन किट्स। हु इज द राइटर ऑफ हाइपेरियन, इसे कौन है? जॉन किट्स। याद रखना, लेनिया और हाइपेरियन के लेखक कौन है? जॉन किट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप किताब में अंडरलाइन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, he died tuberculosis in 1821 at the age of 26, मात्र 26 साल की एज में 1821 ईस्वी में टीबी की बीमारी होने से इनकी मृत्यु हो गई। टीबी पकड़ गया, टीबी की बीमारी हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस के कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी मात्र 26 साल में। और 26 साल में इतना काम कर दिया कि कोई 100 साल में नहीं कर पाता। 100 साल में क्या बोले? ट्यूबरकुलोसिस 6 रोग कहते हैं हिंदी में, 6 रोग। हिंदी आगे क्या कहते हैं? आज डॉक्टरिंग क्या करते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये 6 रोग होता है, हिंदी में 6 रोग। ठीक है, चलिए टीचर होते हैं तो जानकारी रखना चाहिए हमको भैया, तो फिर फंस जाएंगे ना। याद है सब कुछ, भी पढ़े थे ना तो याद है, हम तो एक चीज को जानते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि जो हम किताब पढ़े वही पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा क्या होता है, हम लोग भी यही पढ़े किताब पढ़ा। अब ये क्या है, तो बेचारा की मृत्यु हो गई, मगर इन्होंने जो किताब लिख दिया, बोले ना ये किताब 100 साल में जो बच्चा आदमी लिख नहीं पाता उससे ज्यादा अच्छी किताबें 26 साल की उम्र में ही जिए, 26 साल में ही बहुत कुछ करके चले गए, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया। कम उम्र कम जिए, बहुत इफेक्टिव जिए। तो अब इन कवि के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो गया, मोटा मोटी नॉलेज आपको बता दी, क्या थे कैसे थे सब कुछ बता दी, कोई दिक्कत? हम चलते हैं हम लोग इसमें समरी पे, जो आपका इसका समरी उसका पहला पार्ट कैसे पढ़ा। अब जोड़ी कविता है ना, ये कविता का लाइन में जाएगा आपको समरी के थ्रू ही सब कुछ क्लियर होगा। इंग्लिश समरी ऑफ ऑटो का जो इंग्लिश में समरी लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे वो दिया हुआ है। Ode to Autumn is a beautiful poem by English romantic poet John Keats, written in 1819। क्या कर Ode to Autumn एक बहुत ही सुंदर कविता है जो लिखा गया है इंग्लिश के एक रोमांटिक पोएट के द्वारा। देखिए रोमांटिक पोएट के द्वारा लिखा गया है, जो जॉन किट्स थे, और वे लिखे थे इसको 1819 ईस्वी में। सीधा लाइन बोले तो क्या बोले कि इंग्लिश के एक बहुत ही अच्छे कवि, रोमांटिक कवि जॉन किट्स द्वारा लिखी गई कविता है, और टू ऑटम जो सन 1819 ईस्वी में लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज कंसिडर्ड, ऐसा विचार किया गया है, कंसिडर्ड माने विचार किया गया है, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट
works and is widely recognized as one of the most famous poem in the English language. क्या कर ध्यान सुनिए, एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए क्या कर रहे। इट इज कंसिडर्ड, ऐसा विचार किया जाता है, कंसिडर्ड माने होता है विचार करना। वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट, इनकी जितने भी महान कविताएं हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट, उनकी जितनी महान कविताएं हैं, काम है, वाइडली रिकॉग्नाइज, जो वाइडली मतलब विस्तृत रूप में रिकॉग्नाइज हैं, पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में जितने भी उनके माने जाने कविताएं हैं, उनमें से एक जो महान कविता है वो यही है, ऑल टू ऑटम। मतलब जो पढ़ने जा रहे हैं, एक कोई छोटी मोटी कविता नहीं है, जॉन कीट्स की सबसे फेमस कविताओं में से एक है। वैसे उनकी लिखी हुई सब किताबें फेमस ही हुई थी, तो उनसे फेमस में से भी फेमस कविताएं निकाला जाए तो ये माना जाए। ठीक है। दिस ओड, यह जो ओड है, ओड का मतलब होता है गीत। इज सेलिब्रेशन, ये एक उत्सव मनाने के बराबर है। ऑफ द सीजन, किसका सेलिब्रेशन मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सीजन का, ऋतु का। किस ऋतु का? ऑफ ऑटम, पतझड़ के ऋतु का जो उत्सव मना रहे हैं उसी के बारे में कविता लिखी गई है। एंड इन एन एग्जाम्पल ऑफ कीट्स एबिलिटी, और यह एक उदाहरण है जॉन कीट्स के एबिलिटी की, क्षमता का, टू विविड सीनरी इमेजेस। ये बता रहे हैं कि जॉन कीट्स के पास एक एबिलिटी है कि वो चित्रों के माध्यम से कोई चीज को समझाने की कल्पना करते हैं। उसके अंदर एक पावर है। जब वो कविता लिखते हैं ना, तो उसको कविता को पढ़िएगा तो रंग बिरंग के चित्र आते हैं, विविड इमेजिनरी सीन्स आते हैं, उसका विविड सेंसर क्या है, सेंसरी इमेजेस आते हैं, रंग बिरंग के चित्र आते हैं, विविध रंग के तरह तरह के रंग आते हैं। मोर का चित्र आता है, पशु पक्षी का चित्र आता है, गार्डन का चित्र आता है, फल से लगे हुए वृक्ष का चित्र आता है। इनकी कविता में पावर होता है। इसी पावर को देखने का मौका मिलेगा इस कविता में। जब उसको पढ़िएगा इस कविता को, तो उसमें पता चलेगा कि बहुत रंग के चित्र सामने आ रहा है। इसे साबित किया जाता है कि कवि के लेखनी में जादू है कि पढ़ने में चित्र आता है। इवोक अ सेंस ऑफ पीस एंड टाइम, सेंस ऑफ प्लेस एंड टाइम, और ये आपकी इवोक माने जगा देगा। क्या चीज जगा देगा? प्लेस, उस स्थान के बारे में और समय के बारे में आपको भूख पैदा कर देगा। इसके अंदर कविताओं में, इनकी कविताओं को पढ़िएगा तो भूख पैदा हो जाएगा कि उनके बारे में हम जाने। चित्र मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, रोमांटिक दृश्य देखने में, बहुत ही नेचुरल साइट देखने में आपको मजा आएगा। पढ़िएगा तो चित्र आएगा। ठीक है ना? ये है, इनके अंदर पावर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा जो इसका पैराग्राफ है, उसमें देखते हैं क्या है। दिस पोएम बिगिंस, यह कविता जो है ना शुरू होती है बाय पर्सोनिफाइंग ऑटम एज टाइम ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। क्या कहा, ध्यान दीजिएगा इस लाइन में क्या कह रहा है। दिस पोएम बिगिंस, यह पोएम जो है ना स्टार्ट होता है बाय पर्सोनिफाइंग। किस पर्सोनिफाइंग का मतलब है किसी विशेष चीज के बारे में विशेष तरीके से बताना, ठीक है ना, किसी चीज के बारे में विशेष तरीके से बताना। ऑटम किसके बारे में बता रहा है विशेष तरीके से? ऑटम के बारे में। एज ए टाइम, कैसा टाइम है? मेलो फ्रूटफुलनेस, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेलो फ्रूटफुलनेस। कविता में भी आपको मिलेगा मेलो फ्रूटफुलनेस। ये ऐसा टाइम है जिसमें सभी फल जो है ना, सभी फलों में ना फूल लग उठते हैं, सभी फल जो है ना मुजराने लगते हैं। आम पे मजा चल रहा है, मतलब कि लीची पे मजा चल रहा है, अंगूर पे मजा चल रहा है, सब फूल बन रहे हैं। फूल से कली बनेगा, कली से उसमें फल लगेगा, फल से पकेगा और मीठा मीठा फल से लग जाएगा पौधा। मजेदार एकदम खुशबूदार पौधे एकदम। अंगूर लंदन में जाइएगा ना, बगान होता है वहां पे, एकदम अंगूर का बगान है, सेब का बगान है, संतरा का बगान है, काजू का बगान है, किशमिश का बगान, इस तरह से बगान मिलेगा। मिलो मतलब होता है एकदम, मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है क्या, मतलब क्या आपको, मतलब सुगंधित। मेलो मतलब का मूल्य दोनों का ऐसा थे, एक और निकलेगा क्या, फलों से भरपूर, फल फूल से भरपूर मिलेगा। आप क्या कहा, किस डिस्क्राइब्स, किस साहब वर्णन किए हैं, डिस्क्राइब्स किए हैं द सीजन एज हैविंग अ वार्म
कंफॉर्मिंग प्रेजेंस, क्या प्रेजेंस, एंड एज बीइंग अ टाइम ऑफ प्लेंटी विथ फील्ड्स एंड ऑर्चार्ड्स राइट विथ फ्रूट एंड क्रॉप्स। क्या कहा, ध्यान दीजिएगा इसे, क्या कहा, इस सीजन में वार्मनेस होता है, हल्की हल्की गर्मी होती है, और यही कंफर्टिंग प्रेजेंस बड़ा आरामदायक महसूस कराती है। कंफर्ट माने होता है आरामदाह, मतलब कि ना सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है, आरामदेह का महसूस कर रहे हैं। एंड एज बीइंग टाइम ऑफ प्लेंटी, टाइम ऑफ प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में समय, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब प्रचुर मात्रा में समय, विथ फील्ड्स कि हम फील्ड में हैं, फील्ड माने होता है मैदान में है, घास की मैदान में पड़े हुए हैं, एंड ऑर्चार्ड्स राइट विथ फ्रूट्स एंड क्रॉप्स, चारों तरफ रंग चुके हैं, पक चुके हैं, राइट माने पक चुके हैं, फ्रूट्स फल, एंड क्रॉप्स यानी फसल, फल भी पक रहे हैं और फसल भी पक रहे हैं। तो हमारे यहाँ और पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते झड़झड़ के गिरते हैं तो पतझड़ कहते हैं, और वहां पे ऑटम में जैसे अपने यहाँ स्प्रिंग सीजन होता है ना, वसंत ऋतु, वैसे ही लंदन में पतझड़ का मौसम होता है। हम लोग कहते हैं ना वसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिल उठे हैं, फसल पक चुके हैं, कोयल गा रही, तरह तरह की बातें बोलते हैं वसंत ऋतु में। वही चीज वहां पे ऑटम मौसम में होता है लंदन में। और लंदन में ना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, वहां पे ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, समर सीजन नहीं होती है, वहां पे गर्मी नहीं पड़ती है लंदन में। वहां पे एवरी टाइम जो होता है ना मौसम ऐसे ही रहता है जैसे अभी है, सालों भर ठंडा खूब पड़ेगा, गर्मी हुआ था इस ऋतु की वजह से, अभी गर्मी नहीं, धूप हो गया, सुबह शाम ठंडा है, वैसे ही मौसम वहां सालों भर रहता है। वहां के लोग इसके गोरे गोरे खूब अच्छे होते हैं, स्वस्थ लगते हैं ना। लंदन में, लंदन कहता है धरती का स्वर्ग अगर है तो लंदन में है। पूरे अर्थ का अगर स्वर्ग कहीं पे है, स्वर्ग अगर पे है, हेवन कहीं पे है तो कहा लंदन। नहीं, धरती का स्वर्ग लंदन कश्मीर होता है, भारत का स्वर्ग है, तो भारत का स्वर्ग कश्मीर को माना जाता है, धरती का स्वर्ग लंदन है, तो भारत का स्वर्ग है आपका कश्मीर। जैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर जगह लंदन है, उस तरह इंडिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह कश्मीर। कश्मीर गए तो लंदन का एक झांकी देख लीजिए आप, लंदन नहीं देखिए, लंदन उससे भी अच्छा है। वहां पे अच्छे फार्म हाउस होते हैं, अच्छे अच्छे बगीचे मिलेंगे आपको, काजू किशमिश बादाम के बगीचे मिलेंगे आपको। लोग काजू खा के ताकतवर बनता है, काजू के सुगंधे पा के ताकतवर बनता है इंसान। बुरा की लाल लाल पूरा बाल भी सफेद होता है, उसका इतना सफेद होता है। सोलह देखिए कि लंदन के क्या करते हैं, कैसे होते हैं लंदन। उधर ही चलिए, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट है, इंडिया इज द बेस्ट, हम भी मानते हैं इंडिया इज द बेस्ट, क्योंकि मेरा गाँव है, मेरा देश है, तो बेस्ट। लंदन इज द हेवन ऑफ अर्थ, इसको नहीं कह सकते हेवन ऑफ अर्थ लंदन नहीं है। लंदन पेरिस सबका सपना होता है भैया कि पैसा वाला बनेगा तो लंदन में जाएंगे, कहते हैं लंदन में जाके अमेरिका में जाके पढ़ना किसी का ख्वाब होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहाँ पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, लंदन का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कहाँ पे, लंदन में। दुनिया का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सब लंदन में। सबका सपना होता है, ख्वाब होता है, जो यहाँ पे बहुत अरबपति करोड़पति का बेटा पढ़ता है लंदन में जाकर, कब यूनिवर्सिटी। उन लोग तो वहां पढ़े थे अमेरिका, अरे हाँ वो लोग भी गए थे लंदन में, क्या बोले हैं, हाँ वो लोग गए होंगे, वो लोग बड़का बाप के बेटा है, वो लोग देखिए वहां जाने की समझे किसमें हो गया। हम तो दिल्ली चले गए, कम तैयारी करने 8 10 का महीना हो गया, वही भूत हो जाता है, वो में तारा मिलता है। आप दिल्ली में जाकर तैयारी करिएगा, 10,000 के 12,000 के महीना मिल रहा है आपको, 15 का महीना लगी जाएगा। दिल्ली में जाकर तैयारी कीजिएगा, कुछ तैयारी कीजिएगा, 15 का महीना लगेगा। पटना में जाइएगा तो आपको 8,000 का महीना लगेगा, आपको मुजफ्फरपुर में जाइएगा तो 6,000 का महीना लगेगा आपको। इतना पैसा देगा ना गाड़ी जोड़ के, वो 3 साल का हिसाब से इतना पैसा खर्च कर लोगे, पति करिएगा देता हिसाब, पाई का हिसाब कर देगा आपसे। और हम लोग को क्या औकात है कि हम लोग जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर, तो हम लोग का औकात नहीं कि वीडियो में कमाएंगे तो 1 महीना का क्यों नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं घूम सकते, कहाँ से पैसा है। पासपोर्ट वीजा बनवाने में भी आपको 9 रुपया तेल लग जाएगा, जवानी से कहीं बुढ़ापा ना आ जाए। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइएगा ना, कोई काबिल इंसान बन जाइएगा तो आपको जॉब चाहिएगा, मिनटों में आगे मुंह पे चला जाएगा।
अब केसरिया के लिए या पवन सिंह के लिए या आईपीएस बन चुका है, इंडियन पुलिस बन चुका है, आईएएस है, बैंकिंग है, जॉब है, जिसके बाद करोड़ों का महीना है, उस सब के लिए मिनटों में आ जाएगा, कल आराम से घूम के 2 महीना करवा जाएगा। उस सब के लिए बड़ी बात नहीं है। एक आम आदमी के लिए लंदन सपना होता है। लंदन जाइए यार, सपना लगती है पेरिस जाइए पढ़े तो पापा पैसा वाला ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने लोग ऐसे कल्पना, यहाँ पे लोग गाली देता है इसको, सब चिढ़ाता है लोग इसको, बहुत पैसा लगता है। देखिए क्या कर रहा है, The babies of the autumn sun shines। देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, he describes, वो वर्णन किए हैं, describes as the way, एक रास्ता को, एक तरीका को, in which the autumn sun shines। ऑटम में कैसे सन जो है ना शाइन करता है, सूरज कैसे चमकता है, उसके बारे में बताया। कास्टिंग वार्म ग्लोज ओवर द लैंड एंड प्लांटिंग एवरी विथ द गोल्डन लाइट्स। जब सूर्य की रोशनी कास्टिंग माने फैलती है, और वार्म ग्लो, गरम गरम ग्लो, चमक के साथ, एंड द लैंड एंड क्या है, पेंटिंग एवरीथिंग, और सब कुछ को रंग देती है। उसका गोल्डन रे जो आता है सूरज का, जब धूल में सूरज उगता है ना तो गोल्डन रे आता है, उसका सुनहरा कलर आता है उसका। धूल में सूरज की चमक होती है ना, सुनहरा कलर का हो जाता है। अपने इंडिया में नहीं होती है, वो वहां पे हो जाती है, गोल्डन रे निकलता है वहां पे, गोल्डन एकदम सोना का जैसा चमकता हुआ रोशनी आएगा, लेकिन सोना गिर रहा है एकदम, सबको रंग देती है पूरा गोल्डन रे से एकदम। ठीक है, सूरज का रोशनी उस मौसम में रंग देती है गोल्डन लाइट से। वो चित्र कैसा समझ में आ रहा है, समझिए एकदम आम का, अमरूद का, वहां पे एप्पल का, सबका अंगूर का लगा हुआ पौधा, और गोल्डन कलर का ढेर पड़ा, एक गोड़ी चिट्ठी मैम पे, एक गोड़ी चिट्ठी लड़का पे, एक दीवारे पे, कितना सुंदर दृश्य लग रहा होगा। अनुभूति नहीं करके नहीं मन, सारे फसल पे पड़ रहे हैं, क्रॉप्स से पड़ रहे हैं, एकदम रंगीन क्रॉप्स कर दिया है, फसल रंगीन हो चुका है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, एकदम कलरफुल हो चुका है, गोल्डन कलर हो चुका है सबका, कितना सुनहरा कलर। और सोना कलर से हम सोना कलर के सबसे महंगा कलर सोना कलर का होता है। पेंट करे भैया, लाल का पेंट कितना के हो, 100 के, चरका पेंट 100 के, हजड़का पेंट 100 के, गोल्डन पेंट 500 के, गोल्डन पेंट का 500 रुपये दाम है, गोल्डन है, सोना कलर का है, सोना थोड़ी ना है, सोने कलर का है, क्या हो गोल्डन कलर में है भैया, दाम ज्यादा लगेगा इसका। सिल्वर कलर का थोड़ा कम है, 300 का है नहीं गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर से वहां पे लाइटिंग करता है, सोचो कितना बड़ी बात है। नेक्स्ट देखिए क्या करें, एज द पोएम, जैसे पोएम में क्या किया गया है, क्या किया गया है इसको, एज द पोएम प्रोग्रेसेस, जैसे पोएम को आगे बढ़ाया जाता है, किड्स डिस्क्राइब करते हैं द वे इन विच ऑटम इज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन एंड चेंज। ट्रांजिशनल चेंज होता है, ट्रांजिशन जैसे चेंज होता है, ट्रांजिशनल इफेक्ट होता है। जैसे आप कोई फोटो लगाते हैं, उसमें फिल्टर आता है, गोल्डन फिल्टर, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर, निगेटिव फिल्टर आता है, भूत वाला फिल्टर आता है ना, फेसबुक पे वगैरह पे लगाते हो फिल्टर वगैरह आता है ना, तो फिल्टर के तरह उसको कहते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट। जैसे आप इमेज कोई चीज लगाते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्ट सोशल मीडिया पे, ट्रांजिशन इफेक्ट के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें आपका वो लोट कोट को लाल कर देगा, बाल को एकदम ब्लैक कर देगा, वो पूरा अलग अलग इफेक्ट लगेगा कि आपको पहचान में नहीं आएगी मैं ही हूँ। कितना बच्चा को सोशल मीडिया पे देखिए, बहुत चमकता नाम का दिखाया, रियल में देखिएगा बगड़ी बगीचा, आज फेसबुक एकदम चमकता हुआ चेहरा रहेगा उसका, रियल में एकदम भसंगा रहेगा। 4 दिन पर नहाता है और फेसबुक एकदम चमकाता है, वैसा ऐसा लेकर भी बहुत मिलता है। फेसबुक एकदम चमकता हुआ चेहरा, बाकी सबका बहुत कुछ रियल अच्छा लगता है। अब तो बहुत सारे लोग अपना रियल खींचा, रियल डालता है, रियल डालने वाला लोग बहुत कम है। अब एडिटिंग होता है, चमका के फेस को चमका तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट। तो जैसे जोन फिक्स की कविता को आगे बढ़िएगा तो ऑटम का जो टाइम आएगा वो ट्रांजिशन कर देगा, चेंजिंग कर देता है, उसमें वेदर को चेंज कर देगा। सुबह का टाइम है, उठे, सूरज नहीं हुआ तब का टाइम, सूरज उग गया तब का टाइम में चेंज हो जाएगा, ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएगा। तो क्या कहा, द लीव्स ऑन द ट्रीज, पेड़ पर के जो पत्ते हैं, ध्यान दीजिएगा, द लीव्स ऑन द ट्रीज, पेड़ के जो पत्ते हैं, लीव्स ऑन द ट्रीज आर टर्निंग ब्राउन एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड। टर्निंग ब्राउन, ब्राउन होते जाएगा, देखिए ब्राउन होते होते बाद में ग्राउंड में गिर जाता है, पत्ते हो तो गिरेंगे नीचे। एंड द वेदर इज बिकमिंग
कूलर एंड मोर विंडी। कूलर बन जाएगा, मौसम धीरे 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 कूलिंग होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा। और विंडी थोड़ा सा हवा भी मंद मंद हवा बहने लगेगी। विंडी माने क्या होता है, आजकल का हवा बहने वाला विंडी। किड्स रिफ्लेक्स, किड्स ने रिफ्लेक्ट किया है, बताया है ऑन द क्या ट्रांजेंस, क्या ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ एंड द इनविटेबिलिटी ऑफ चेंजेस, suggesting that autumn is a reminder of the cycle of life and death। लेखक ने, किड्स साहब ने ये बताया है कि जिस प्रकार से ये ट्रांजिशंस जो चेंज होता है, चेंजिंग होता है मौसम में, उसी प्रकार से लाइफ में भी हमारा चेंजिंग आता है। लाइफ में हमारा चेंज करता है, बाल्यावस्था से हम आते हैं, फिर बड़े होते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से लाइफ में चेंजिंग आता है, सजेस्ट कर रहे हैं ऑटम द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर करा रहा है, याद करवा रहे हैं साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि हमारा जीवन भी जन्म लेता है, इस तरह से मर जाता है। उसी प्रकार से इसका कैसे कैसे मौसम आता है, कैसे कैसे खत्म होता है, फिर मौसम आता जाता है। ये आते जाते मौसम हम भी क्या सिखलाते हैं, हम भी आते हैं और जाते हैं। बस सीधी बात कहते हैं, ये बात आते आते मौसम क्या सिखलाते हैं, हम भी आते हैं, हम भी जाते हैं। धरती पे ऐसे ही आते हैं, अपना रंग बदलते हैं और अपने जादू दिखाते हैं, फिर हम लोग अपने गर्द में सहार के आते हैं, उधर से चले जाते हैं। जीवन इस तरह से चलता है। तो लाइफ में आपका जैसे मौसम का साइकिल है, वैसे ही आपका जीवन का साइकिल है ना, चेंज होता रहता है। एवरी टाइम आप चेंज होते हैं, आपका परिस्थिति, आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका सब कुछ चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्या कहा, हाउ द सीजन एज अ टाइम ऑफ रिसेट फॉर द अर्थ एंड हाउ इट प्रेजेंस ऑफ द विंटर अहेड। कैसे एक मौसम खत्म हो रहा है कि अगला मौसम तैयार हो जाता है आने के लिए। आपका वैसे ना जिंदगी चलता है, बाल्यावस्था खत्म नहीं होते, युवावस्था एकदम हावी हो जाता है। युवावस्था खत्म नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था चालू हो जाएगा, आपका वृद्धावस्था में जाकर पड़ जाएगा। ये कब कब का चेंज होगा, कब आप बचपन से सियान हो गए, या बचपन से जवान, बच्चा से जवान हो गए, जवान से कैसे बूढ़े हो जाइएगा, ये पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे आपका चेंजिंग हो रहा है। बड़ा गुप्त रूप से चेंज होता है, बड़ा सीक्रेटली चेंज होता है। हम लोगों को तो एहसास ही नहीं हुआ कि कब हम बच्चे से जवान हो गए, जवान से कैसे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ गए, पता ही नहीं चलता है। बेटा पड़ोसी को बताता है कि आपका बेटा बड़ी जवान हो गया, शादी कर देंगे इसका। लोग अपने बाप को पता चलता है, माँ बाप को पता चलता है कि बेटा जवान हो गया, और हुआ हो नहीं आवा, आपकी मम्मी कहती है क्या आवा अतरा में सूत रहा, तो वो अतरा में अभी सुताने के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब उसके नजर में अभी है या बच्चे हैं इतने। हाँ, पापा को समझ में आ गया है कि छोटा बदमाशी करता है, फिर समझ गया कि छोटा अपना जैसे थे वैसे समझने लगे, तो बच्चा प्यारा शुरू करते हैं, तो भी अपने पापा का प्यार अपने हिसाब से दिखाते हैं। और आप कैसे जवान हो गए पता नहीं चला, आपको नहीं पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, लोगों को आसपास लोगों को पता चलेगा कि फिर आपका रिश्ता उसा लेके आना शुरू करेंगे, कहेगा हम भी जिम्मेदार आदमी बन गए हैं भैया, हम भी अपना लेडीज का रूप लेने लगे हैं, लोग मैंने अजीब सा फीलिंग सा महसूस होते हैं। फिर धीरे धीरे आप युवावस्था से पार कर जाइएगा, फिर आप दायित्व संभालिएगा, फिर आगे जीवन बढ़ेगा। कब चेंजिंग कैसे कैसे आएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। ये सब बड़ा धीरे धीरे धीमे धीमे लगे। इस तरह से मौसम भी होता है। कैसे मौसम देखिए ना, कैसे गर्मी था, पंखा चला चला के हाफ रहे थे, हाँ चल भाई चल लाइट आ जाए, है ना, लाइट ही नहीं आता छोटा पढ़ने के समय में। हाँ देखिए लाइट भी कट गया, लाइट का पंखा में जोड़ी ध्यान भी नहीं जा रहा उस पर। अब गर्मी ऐसे तरह सर्दी ला दिया आपको, धीरे धीरे क्या किया, ऊपर से वो टी शर्ट पहना दिया, गंजी पहना देगा, टी शर्ट शॉर्ट पहना दिया, कुछ का जैकेट छोटा पहना देगा, जैकेट पहना देगा, अब धीरे धीरे उतरवा देगा। ये पता नहीं चलेगा कब सर्दी आ गया, कब सर्दी खत्म हो जाता है। धीरे धीरे करता है ना ग्रेजुअली, एक बार चेंजिंग होता है क्या, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है। लाइफ में भी चेंजिंग आपका ग्रेजुअली होता है। धीरे धीरे आप लगाया, धीरे धीरे आपको पूरा जैकेट मोजा जूता सब पहनवा देगा, ग्लव्स सब पहनवा देगा। अब धीरे धीरे करके आपको रिलीव कर देगा, फिर आप गंजी अंडरवेयर पे आ जाइएगा गर्मी में, आपको फिर वही ले आएगा। ये आपका मौसम का जादू है भैया, कैसे कैसे आपको चेंज करेगा आपको पता नहीं। अब तो ये आप बात करते हैं, देखिए जॉन किट्स साहब उसके थ्रू आपको लाइफ को बताने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा कहते हैं जब एक कविता का एक पार्ट खत्म हो जाता है तो अगला पार्ट को कहते हैं स्टेंजा। तो अब कितने स्टेंजाज है इसमें, तो हम बात करते हैं एक स्टेंजा, दो स्टेंजा, तीन स्टेंजा। ये क्या है, फिर देखते हैं क्या। तीन स्टेंजा में लिखा गया कविता है, एक स्टेंजा, दो स्टेंजा, तीन स्टेंजा। एक स्टेंजा में 10 लाइन, 20 लाइन, 30 लाइन का लाइन कविता है। स्टेंजा हो गया तो तीन वो स्टेंजा है इसमें। कितने स्टेंजा है, तीन स्टेंजा। क्या दूसरा स्टेंजा की बात कर रहे हैं, किस यूजेस सीरीज ऑफ इमेज। दूसरा स्टेंजा में सीरीज ऑफ इमेज लाए हैं, तस्वीर का एक सीरीज। इवोक अ सेंस ऑफ पीस एंड कंटेम्पमेंट। क्या करा, कंटेम्पमेंट मैंने क्या बताया, पीस शांति। कंटेंटमेंट माने होता है क्या, आपकी संतुष्टि, शांति और संतुष्टि महसूस कराएगी ये इमेजेस को देखकर। इवोक जागृति पैदा करेगी आपके अंदर। डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब की है, हाउ द सॉफ्ट ड्राइंग डेज cast a warm soft light and how the birds are singing sweet melodies in the trees. Sweet melodies in the trees. क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। अगला इस कविता के इस स्टेंजा में कविता है सीरीज ऑफ इमेज। कैसा कैसा इमेज, सॉफ्ट डाइंग डेज, बड़ा ही सॉफ्ट, ना गर्मी ना सर्दी वाला डे, ऐसा नहीं, सॉफ्ट डाइंग डेज, सर्दी गर्मी नहीं रहेगा उसमें, नॉर्मल डे। कास्ट ए वार्म, कैसे कैसे धीरे धीरे गर्मी पड़ रही है, सूर्य की रोशनी बिखेर रही है, गर्मी वाला। सॉफ्ट लाइट, लाइट भी तेज नहीं आ रहा है कि जिसम जला देगा, सॉफ्ट लाइट, मजा आ रहा है कि धूप में जला देगा। जाड़े की गर्मी हो, जाड़े की गर्मी कितनी धूप होती है, सबको मन होता है कि धूप में बैठे, वैसा सॉफ्ट लाइट। एंड हाउ द बर्ड्स आर सिंगिंग स्वीट मेलोडीज। स्वीट माने मीठा, मेलोडीज माने मधुर। मेलोडीज, मेलोडीज आप सॉन्ग सर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा मेलोडीज, तो खूब मधुर मधुर सॉन्ग सब आएगा। तो स्वीट मेलोडीज जो है ना, पेड़ों पर कैसे पक्षियां गाती है, उस सब का चित्र इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ही स्पीक्स, वो बोलते हैं, द वे इन विच द सन सेट्स इन द स्काई, कि कैसे शाम को सूरज ढलता है उसको बताए हैं। पेंटिंग द वर्ल्ड इन द शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड रेड एंड हाउ द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई। वो बताते हैं कि सूरज कैसे ढलते हैं, कैसे दुनिया एक नए रंग में रंगती है, ऑरेंज कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है शाम को। सब जानते हैं कि सूर्य झूठे समय रक्ताव होता है, लाल होता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है। एंड हाउ द स्टार्स, कैसे आकाश में तारे उड़ जाते हैं, ट्विंकल इन द नाइट स्काई, रात के आसमान में टिमटिमाते हैं तारे। कैसे मौसम चेंज होते जा रहा है, दिन से रात होते जा रहा है। किड्स सजेस्ट की है that the beauty of autumn की जो सुंदरता है is reminder of the beauty of the life and the world around us। या ब्यूटी जो है ना, ऑटम की जो सुंदरता है ना, ये जिंदगी की सुंदरता को वर्णित करता है, और जिंदगी का हमारे आसपास की जो वर्ल्ड है वो कितनी खूबसूरत है, कितनी लाजवाब है, उसको दर्शाने का काम करता है। ये आपका ब्यूटी ऑफ ऑटम, पत्थर की सुंदरता। नेक्स्ट पढ़ाएगा क्या पढ़ाएगा, लास्ट इन द फाइनल स्टेंजा, मतलब कि थर्ड स्टेंजा में क्या बताया, किस रिफ्लेक्ट्स, दर्शाए हैं, बताए हैं, क्या बताए हैं, प्रदर्शित किए हैं, ऑन द cyclical natures of life and how autumn is a time of both ending and beginning। ये फाइनल स्टेंजा में कभी बताया है कि हमारा जीवन है ना, एक साइकिल की तरह चलता है, प्रकृति की साइकिल की तरह चलता है, और किस प्रकार से ये ऑटम का समय शुरू होता है और कैसे खत्म हो जाता है। He describes, वो वर्णन किए हैं, the way, उस तरीके को, in which the earth and the planets will slowly go to sleep, कि कैसे पृथ्वी और जो ग्रह होते हैं
वो भी थक के सोने जाते हैं, आराम करने जाते हैं। ओनली टू अवेकन, और कैसे जगते हैं, अगेन टू द स्प्रिंग, कैसे फिर जगते हैं, कैसे फिर मौसम बदलता है, फिर स्प्रिंग सीजन आ जाता है। ही स्पीक्स, वो कहते हैं, ऑफ द वे, उन तरीकों के बारे में, इन विच द साइकिल ऑफ लाइफ, साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन का जो काल होता है, एंड डेथ कंटिन्यूज, किस तरह से मृत्यु आती है, निश्चित है आती है, एंड हाउ इट इज अ रिमाइंडर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस, और किस प्रकार से हमारे समाज में हमारे अस्तित्व को दर्शाती है कि समाज में हम कैसे पैदा होते हैं, समाज में कैसे पलते बढ़ते हैं, समाज में कैसे हम जीते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप को मुकाम पे पहुंचाते हैं, और कैसे इसी समाज के गर्त में मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सब चीजों को दर्शाने का काम करता है मौसम। मौसम नहीं बदल रहा है, मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य की चाहत, मनुष्य का सोच, मनुष्य का टाइम बदल जाता है। नेक्स्ट लास्ट में क्या कहना चाह रहे हैं कवि, द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम आर सम क्या है, मोस्ट फेमस, बहुत ही फेमस है, एंड आर रिफ्लेक्शन ऑन द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ किड्स राइट्स। क्या कवि क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बताए, लास्ट में बताए हैं कि जिस प्रकार से ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की जो सुंदरता है, वो क्या है, ट्रांजिशन ऑफ लाइफ है, कि हमारे जीवन के परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो वर्ल्ड का परिवर्तन नहीं है, हमारे जीवन का परिवर्तन को दर्शाने का काम करता है। इस प्रकार से इस मौसम में बहार है, इस मौसम में दुख है, दर्द है, खुशियां हैं, बदलाव आते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख के लिए बेराएं आती है और जाती है, उसी में हम पिसते जाते हैं और जीवन से मरण तक अपना जीवन यापन करते हैं। तो लाइफ को भी समझाने का कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। So we can say that this poem is a very most popular poem of the John Keats, and it is really a romantic poem, and it reflects vivid types of images in our mind, that for examples like a fruit, like flowers, gardens, and also teaches us to how to beginning of our life and end of life. So we can say that it is a very beautiful poem that is composed by John Keats, and it is proved that it is a vivid types of images reflected. Then we can say that the John Keats is a very romantic and lovable poems writer. हम कह सकते हैं एक अच्छे कवि थे, नो डाउट, बहुत अच्छे संस्कारी कवि थे, वो सारा लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा थी, समझे, आप लिखे, हो गया, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना।